हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल डिजाइनिंग। तो आज हम सीखने वाले हैं मैकेनिकल डिजाइनिंग के बारे में थोड़ा डीप में। तो वो जानने से पहले हम कुछ और भी सीख लेते हैं। बहुत से लोगों को जानने की इच्छा होती है कि यार ये इंडस्ट्रीज में एक्चुअली होता क्या है, कौन कौन से डिपार्टमेंट रहते हैं, उसमें काम कैसे होता है और मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर वहाँ में क्या कर रहा होता है, मतलब कि कौन से डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो वो सब आज हम जानने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोई भी इंडस्ट्रीज में कौन कौन से डिपार्टमेंट रहते हैं। तो सबसे पहले आता है R&D डिपार्टमेंट। आप सबने सुना होगा R&D डिपार्टमेंट। तो वो क्या होता है? तो R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जहाँ पर डिजाइन इंजीनियर काम करते हैं और प्रोडक्ट इंजीनियर्स भी काम करते हैं। तो वो रहता है अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। फिर आता है सेल्स डिपार्टमेंट। तो एक सेल्स डिपार्टमेंट रहता है जो कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट या सिस्टम या कोई भी चीज है जो उसको बेचने में उसकी मदद करता है, तो जो कि कस्टमर के साथ डायरेक्टली रिलेशन में रहते हैं, तो वो होता है सेल्स डिपार्टमेंट। फिर होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो कंपनी जो भी प्रोडक्ट्स बना रही है तो उसके बारे में मार्केटिंग करने का काम रहता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, चाहे वो डिजिटली हो या कोई एक्सपो थ्रू हो या फिर कोई सोशल मीडिया हो, जो भी सोर्सेज का यूज करके जो मार्केटिंग करते हैं वो लोग आते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। मार्केट में भी कौन कौन से प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, कंपनी को कौन से प्रोडक्ट बनाने में बेनिफिट्स है, कौन से प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कौन से बदलाव करने हैं, कस्टमर्स के क्या फीडबैक्स है, वो सब इनके पास रहता है। तो वो रहता है एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट। फिर एक डिपार्टमेंट रहता है परचेस डिपार्टमेंट, यानी कि डिजाइन इंजीनियर जो भी डिजाइन करते हैं प्रोडक्ट्स का या फिर उसके बाद जो प्रोडक्शन में जाता है तो उसके लिए जो भी कंपोनेंट्स को परचेस करना रहता है, प्रोक्योरमेंट करना रहता है, वो सब करता है परचेस डिपार्टमेंट। तो परचेस डिपार्टमेंट क्या करता है, तो बेसिकली वो मार्केट में या कुछ अलग अलग वेंडर डेवलप करते हैं जो स्पेसिफिक वर्क करते हो और उनसे फिर प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर करते हैं या परचेस करते हैं। तो वो रहता है अपना परचेस डिपार्टमेंट। फिर आता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो एक बार जो प्रोडक्ट कंप्लीट हो गई है, यानी कि जिसका डिजाइन हो गया है, उसका एक प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चर हो गया है, उसके बाद उसका टेस्टिंग किया जाता है, उसका वैलिडेशन किया जाता है, उसके ऊपर अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं, उसको सर्टिफिकेशन में भेजा जाता है। फिर वो सब फिनिश होने के बाद आखिर में हो जाता है प्रोडक्शन में, यानी कि मास क्वांटिटी को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो उसका एक अलग सा डिपार्टमेंट रहता है जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एक और डिपार्टमेंट रहता है क्यूसी डिपार्टमेंट। क्यूसी का फुल नेम है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। तो ये डिपार्टमेंट जो भी परचेस थ्रू से पार्ट्स मैन्युफैक्चर होके आए हैं, उन्होंने जो भी पार्ट्स प्रोक्योर किए हैं उसको चेक करते हैं एज पर उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन या ड्राइंग के हिसाब से। तो वो सब काम रहता है क्यूसी डिपार्टमेंट्स का। फिर आता है क्यूए डिपार्टमेंट। क्यूसी डिपार्टमेंट और क्यूए डिपार्टमेंट ये दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो क्यू का नाम होता है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, यानी कि जो भी प्रोडक्ट बन के फिनिश्ड हो गया है तो वो एज पर कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से है या नहीं, कुछ स्टैंडर्ड्स जो भी रिक्वायर है वो फॉलो कर रहा है या नहीं,
तो वो सब काम रहता है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का। फिर आता है सर्विस डिपार्टमेंट। तो जो भी प्रोडक्ट्स हमने मार्केट में सेल्स किए हैं, तो उसमें अगर कुछ इश्यूज आ रहा है या कोई क्वेरीज आ रही है, तो उसको सोल्व करने के लिए एक अलग सा डिपार्टमेंट रहता है जिसको बोलते हैं सर्विस डिपार्टमेंट। तो वो आफ्टर सेल्स जो भी चीज है, कस्टमर की जो क्वेरीज है, उनको प्रोडक्ट में कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, तो वो इस टीम का कांटेक्ट करते हैं। तो ये रहता है सर्विस डिपार्टमेंट। तो सर्विस डिपार्टमेंट के पास भी बहुत सारा नॉलेज होता है, उसको भी प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता रहता है, कौन कौन से इश्यूज उसमें आते हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है। तो वो रहता है एक अपना डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट। और भी 3 तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट्स है जिसमें रहता है अकाउंट डिपार्टमेंट। अकाउंट डिपार्टमेंट क्या करता है? तो अकाउंट डिपार्टमेंट सब जो भी इकोनॉमिकल चीज है, जो भी इकोनॉमिकल्स है, यानी कि मनी के टर्म्स में हिसाब रखना, तो वो सब काम अकाउंट डिपार्टमेंट्स का है। कितना टर्नओवर हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितनी कॉस्ट हुई है, कौन कौन से एसेट हमने परचेस किए हैं, तो वो सब काम अकाउंट डिपार्टमेंट करता है। अगर किसी वेंडर का पेमेंट हमें करना है, तो वो सब काम अकाउंट डिपार्टमेंट करता है। उसके बाद आता है एचआर एंड एडमिन डिपार्टमेंट। तो एचआर डिपार्टमेंट का सबको पता ही होगा कि जो भी ह्यूमन रिसोर्स को हायर करने का काम रहता है, वो सब रहता है एचआर डिपार्टमेंट का। और एडमिन डिपार्टमेंट, तो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कंपनी के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो भी फैसिलिटीज है या जो भी उसके रूल्स और रेगुलेशंस है, उन सबको फॉलो करना, नए रूल्स बनाना, उन सबको मैनेज करना, तो वो सब काम रहता है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का। उसके बाद एक डिपार्टमेंट और है पैकेजिंग डिपार्टमेंट। तो जो प्रोडक्ट रेडी हो गया है क्यूसी और क्यूए करने के बाद, तो उसको फिर भेजा जाता है पैकेजिंग डिपार्टमेंट में, जहां पर उसका कंप्लीटली पैकेजिंग किया जाता है और जहां पर उसको डिस्पैच करना है, उसका प्रॉपरली सिंबल्स और उसका एड्रेस और सब उसके साथ लगाया जाता है। तो वो रहता है अपना एक पैकेजिंग डिपार्टमेंट। तो इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग छोटे मोटे डिपार्टमेंट रहते हैं, तो जो अलग अलग इंडस्ट्रीज के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो ये कुछ डिपार्टमेंट्स है जो हर एक इंडस्ट्रीज में कहीं ना कहीं रहते हैं, इसमें अलग अलग लोग काम करते हैं। इन सब में मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर्स कहाँ आते हैं? तो वो आते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। एक्चुअली देखा जाए तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं, यानी कि मैकेनिकल इंजीनियर्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो सकते हैं और सॉफ्टवेयर वाले भी हो सकते हैं, तो वो सब यहाँ पर काम करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो ये एक व्हाइट कॉलर जॉब है। अगर आपको व्हाइट कॉलर जॉब करना है, तो इन सब डिपार्टमेंट से आपको एक ही डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना है, और वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। दूसरा टॉपिक है हमारा कि जो लोग मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनके पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, कौन सा नॉलेज उनको होना चाहिए, और एक्जैक्टली उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में क्या काम करना है, तो वो हम जानते हैं। तो पहली चीज है थियोरिटिकल नॉलेज। आजकल बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हम जो स्टडी कर रहे हैं, यानी कि इंजीनियरिंग में जो वो लोग स्टडी कर रहे हैं, वो कहीं भी यूज नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो। तो अगर आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करना है, तो आपका थियोरेटिकल नॉलेज बहुत ही स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि आप जो भी अभी स्टडी कर रहे हैं, मैं फ्रेशर्स की बात कर रहा हूँ, बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ, और जो स्टूडेंट्स जो डिजाइन इंजीनियर बनना चाहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, कि अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करना चाहते हैं, डिजाइन इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपका
थियोरेटिकल नॉलेज बहुत ही स्ट्रांग होना जरूरी है। तो वो आता है आपकी थियोरेटिकल और आपकी बुक्स में से, और अभी जो आप स्टडी कर रहे हो वहां से। तो ऐसा कभी भी मत सोचिए कि आप जो स्टडी कर रहे हैं वो फ्यूचर में कहीं यूज नहीं होने वाला। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाने वाले हो और आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। तो बात करते हैं R&D डिपार्टमेंट की। तो उसमें आपका थियोरेटिकल नॉलेज बहुत ही स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर मैं बात करूँ थियोरेटिकल नॉलेज की, तो उसमें बहुत सारी चीजें आती है। यानी कि आपने पढ़ा ही होगा कि मशीन डिजाइन है, और थियरी ऑफ मशीन्स है, और आपने वो भी पढ़ा होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, फ्लूइड डायनेमिक्स है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है। तो ये सारी चीजें अगर आप इस फील्ड में जाते हो तो 110% काम में आनी ही आनी है। तो वो आप अच्छे से पढ़े और यूट्यूब में भी इसके वीडियोस देखे, ताकि आप अच्छे से उसको ग्रास्प कर सके और समझ सके उसको। उसके बाद है मटेरियल का नॉलेज। तो जो भी डिजाइन इंजीनियर है उसके पास मटेरियल का नॉलेज होना बहुत ही मैंडेटरी है, क्योंकि अगर वो कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन कर रहा है तो उसको उसका मटेरियल भी देखना पड़ता है कि वो कौन सा मटेरियल सिलेक्ट करे जो भी उसके लिए बेस्ट फिट हो। वो हर एक पैरामीटर से, चाहे वो कॉस्ट वाइज हो या स्ट्रेंथ वाइज हो, लुक वाइज हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वाइज हो। तो मटेरियल सिलेक्शन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपके पास मटेरियल का नॉलेज भी होना बहुत ही जरूरी है। फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। तो आप जो चीज डिजाइन कर रहे हो वो किस प्रोसेस से बनाने वाले हो, तो उसके लिए आपके पास मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस का नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है, ताकि आप उसको उस हिसाब से डिजाइन कर सको। अगर आप कोई कंपोनेंट डिजाइन कर रहे हो जो कि आप मशीनिंग से बनाना चाहते हो, लेकिन आपने उसको प्लास्टिक मटेरियल दे रखा है और उसके जो डिजाइन है, कुछ वॉल से जो बहुत ही पतली है या थीन है, कुछ क्रिटिकल चीज है जो कि मशीनिंग में नहीं बन सकती है, तो फिर उसको आपको मोल्डिंग या कोई और प्रोसेस में जाना पड़ता है। तो आपको उस हिसाब से ही डिजाइन करना रहता है कि उसको आप किस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बनाना चाहते हैं। तो जब भी आप डिजाइन कर रहे हैं तो आपको उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी कंसीडर करना पड़ता है। तो आपको उस हिसाब से उसको डिजाइन करना पड़ता है। तो आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो डिजाइन इंजीनियर बनना चाहते हैं या डिजाइन इंजीनियर में काम कर रहे हैं। तो ये है कैड और CAE सॉफ्टवेयर। कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और CAE का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। यानी कि कैड में आप डिजाइन बनाते हो और CAE में आप सिमुलेशन करते हो। तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जो अभी इंडस्ट्रीज यूज कर रही है, जिसमें बहुत ही अच्छा और बहुत ही फेमस और वेल नोन सॉफ्टवेयर है तो वो है सॉलिडवर्क्स, जो कि बहुत सारी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज यूज करती है। और अगर कोई बड़ी इंडस्ट्रीज है, MNC है, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो वो जनरली कातिया और NX यूज करती है और क्रियो भी यूज करती है। तो 3-4 कैड सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में भी हम सीखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियोज में। कौन कौन से सॉफ्टवेयर है, किस पर्टिकुलरली कौन सी इंडस्ट्री किस प्रकार का सॉफ्टवेयर चूज करती है, उसका रीजन क्या होता है, आपको कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना है, अगर आपको किस फील्ड में जाना है तो कौन सा सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए, वो भी हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। उसके बाद होता है CAE कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। तो वो क्या होता है? तो मान लो अगर किसी ने कोई डिजाइन बनाया, यानी कि कोई कंपोनेंट डिजाइन किया है, मान लो चेयर डिजाइन किया है इंजीनियर ने, तो वो चेयर कितना लोड ले सकता है। दो चीजें, पहले के जमाने में जब हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं थे तब ऐसे बहुत सारे इटरेशन किए जाते थे कि कुछ कंपोनेंट डिजाइन किया हो, उसको एक्चुअल सिचुएशन में, एक्चुअल कंडीशन में रखा जाता था और फिर उसको टेस्ट करते थे कि वो पास हो रहा है या फेल। तो फिर ऐसे बहुत सारे इटरेशन बनाते जाते थे वो, और फिर उनको वो सक्सेस मिलती थी या उनका डिजाइन फाइनल होता था। लेकिन आज का जमाना ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आज के जमाने में हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिसमें आप पहले से ही ये जान सकते हो कि ये डिजाइन प्रॉपरली
एक्चुअल कंडीशन में पास होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए आप उसका सिमुलेशन करके पहले से ये जान सकते हो कि आपको उसको कहाँ से स्ट्रॉन्ग बनाना है, कौन सा मटेरियल कहाँ पर ऐड करना है ताकि वो प्रोडक्ट प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग बने। तो उसके लिए यूज होते हैं अपने CAE सॉफ्टवेयर। बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर से दोस्तों जो इसके लिए यूज होते हैं, वो डिपेंड्स करते हैं कौन सी इंडस्ट्री से कितना कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस है, तो उस हिसाब से अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। तो उसके बारे में भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो जो भी इंजीनियर डिजाइन बना रहा है और उसको उसके बाद उसका ड्राइंग्स बनाना पड़ता है। तो जो दो चीज उसने डिजाइन किए या दो कंपोनेंट्स उसने डिजाइन किए हैं जो एक दूसरे के साथ मैच होने वाले हैं या जिसका असेंबली होने वाला है, तो उस तरह के कंपोनेंट्स को उसको लिमिट, फीट और GD&T दे के उसको उसका ड्राइंग बनाना पड़ता है। तो लिमिट्स, फीट्स, टॉलरेंसेस एंड GD&T ये कुछ ऐसे टर्म्स है जो डिजाइन इंजीनियर को एवरी टाइम कंसिडर करने पड़ते हैं। चाहे कोई भी डिजाइन हो उसको ये चीजें ऑलवेज कंसिडर करनी पड़ती है। तो ये चीज क्या है वो हम भी डिटेल्स में उसके बारे में जानने वाले हैं। फिर है ISO स्टैंडर्ड्स। अगर आप कोई डिजाइन बना रहे हो तो उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, हर चीज का कुछ स्टैंडर्ड्स होता है। अगर आप कुछ कंपोनेंट सिलेक्ट कर रहे हो या कुछ डिवाइस बना रहे हो किसी और कंट्रीज के लिए, तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो आपको वो भी कंसिडर करना पड़ता है बिफोर स्टार्टिंग योर डिजाइनिंग। तो ISO स्टैंडर्ड्स है, जो भी ISO स्टैंडर्ड्स है, बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड्स है जो आप प्रिफर कर सकते हो। तो कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से भी बहुत सारे स्टैंडर्ड होते हैं। इनका भी रिक्वायरमेंट रहता है कि हमें इस स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारा डिजाइन चाहिए, यूरोपियन स्टैंडर्ड है या फिर अमेरिकन स्टैंडर्ड है और कोई और स्टैंडर्ड है, तो उसके हिसाब से आपको डिजाइन करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड्स है जो एक्चुअली क्या होता है डिजाइनिंग में कि अगर आप कोई डिजाइन बना रहे हो तो अगर आप कोई स्टैंडर्ड डिक्लेयर करना चाहते हो कि मेरा डिजाइन इस स्टैंडर्ड के हिसाब से है, तो आपको वो स्टैंडर्ड रिफर करना पड़ता है। और जनरली ऐसा होता है कि स्टैंडर्ड्स मार्केट में से हमें परचेस करने पड़ते हैं, वो ऐसे ही फ्रीली अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो वो आपको परचेस करके उसको आप रिफर कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड्स मिलते हैं। फिर आता है क्वालिटी। तो क्वालिटी इंस्पेक्शन के बारे में भी डिजाइन इंजीनियर को नॉलेज होना जरूरी है। वो इसलिए दोस्तों कि जब भी कोई कंपोनेंट जो भी डिजाइन किया है वो मैन्युफैक्चरिंग हो गया वापस आता है आउटसाइड में, तो उसको क्वालिटी इंस्पेक्शन किया जाता है। तो वो कैसे करना है, क्वालिटी इंस्पेक्शन कैसे करना है, जो QC इंजीनियर है वो उस प्रोडक्ट को कैसे क्वालिटी इंस्पेक्शन करेगा। तो उस हिसाब से हमको डिजाइनिंग में कुछ डायमेंशंस भी देने पड़ते हैं कि ये कुछ डायमेंशन ऐसे है जो बहुत ही क्रिटिकल है या फिर उसको मेजर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसका अलग से एक लिस्ट दिया जाता है कि ये डायमेंशन बहुत ही क्रिटिकल है और इसको मेजर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वो भी एक टास्क रहता है। तो क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए जो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं, यानी कि वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर है, या फिर अभी बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी है जो हायर लेवल की इंडस्ट्रीज है वो CMM मशीन यूज करती है। तो CMM क्या होता है, तो वो होता है कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, जो कि ऑटोमेटिकली पूरा जो अपना कंपोनेंट्स है उसको टेस्ट करते हैं। तो हम उसके बारे में भी एक पूरा अलग से वीडियो बनाने वाले हैं कि CMM कैसे काम करती है, वो क्या मशीन होती है, और अगर हमें हमारे कंपोनेंट जो डिजाइन करने हैं तो उसको उस वक्त हमें क्या कंसीडर करना है। तो जनरली ऐसा होता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप कोई पार्ट्स बना रहे हो जो कि
कुछ ऐसा है, एक सिलिंड्रिकल है हॉलो, एक छोटा सा। तो आप इसका डिजाइन बना रहे हो, अभी आपको उसके डायमेंशन भी देने हैं। तो मान लो आपने एक ड्राइंग बनाया है, मान लो एक छोटा सा ड्राइंग्स है। तो अगर क्वालिटी वाले को इसको चेक करना है, तो अगर आपने उसके जो टॉलरेंसेस दिए हैं, मतलब आपने इसका टॉलरेंस दिया है प्लस और माइनस 0.001, तो ये पार्ट जब मैन्युफैक्चर होके आता है और अगर आपके पास इतना एक्यूरेटली मेजरमेंट ले सके ऐसा कोई डिवाइस ही नहीं है, तो आप कैसे मेजर करोगे? तो अगर आपका ये रिक्वायरमेंट है कि आपको ये 0.001 में ही चाहिए, तो जब आप ऐसे पार्ट्स डिजाइन कर रहे होते हैं तो आपको आगे क्वालिटी में इन्फॉर्म करना रहता है कि ऐसा टूल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो आप उसको परचेस करके रखें। और अगर आपका ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपके पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है, तो उसके हिसाब से भी आप अपना डिजाइन बना सकते हो, अगर आपका डिजाइन उसमें मीट करता है तो इसीलिए आपको क्वालिटी इंस्पेक्शन का भी नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको डिजाइन इंजीनियर को डिजाइन बनाते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। ये हर एक चीज के बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में वीडियो बनाने वाले हैं। तो अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी आप नया सीखना चाहते हो, तो कमेंट्स में जरूर बताएं, तो मैं उस पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे मेरे साथ कुछ नया सीखने के लिए। थैंक यू।